अभी शिवसेना को तोड़ा है। हो सकता है एनसीपी के बारे में भी यही फैसला भविष्य में आ जाएगा, वो भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो एक तरह से महाराष्ट्र में रीजनल पार्टियों की कमर तोड़ने वाली ये घटना है और उसका बहुत लंबे समय तक एक दूरगामी परिणाम होगा। तो कई सारी गलतियों भरा एक फैसला है, पूर्वाग्रह दूषित, पक्षपाती, एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान की नीतिमत्ता, कानून इनकी धज्जियां उड़ाते हुए कल का फैसला देकर महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान नीति है, वो पूरे देश में भी है कि रीजनल पार्टी और छोटी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ये टू पार्टी सिस्टम रहनी चाहिए ताकि कांग्रेस को वो इजीली टेक ऑन कर सके। स्पीकर और गवर्नर ये दोनों पद हमेशा विवाद में रहे और संवैधानिक पद और जिम्मेदारी होने के बावजूद ये राजनीति के दल जो भी सेंटर में रहता है उसके एजेंट के तौर पर बड़े पैमाने पर अपने देश में जाने माने जाते हैं। शिवसेना का बॉस कौन? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का एक अजीबोगरीब फैसला, दोनों गुट को मान्यता, शिंदे गुट भी सही और उद्धव ठाकरे भी सही। क्या मामला है, कानूनी पक्ष क्या कहता है, ये पूरा इस एपिसोड में समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ इस एपिसोड में जाने माने संविधानविद डॉक्टर सुरेश माने साहब मौजूद हैं, बॉम्बे से जुड़े हैं। उनसे समझने की कोशिश करें कि आखिर ये मसला जो है ये क्या है, अजीबोगरीब तरह का फैसला लग रहा है और कानून क्या कहता है। स्वागत है सर। जय भीम। जी, जय भीम। जी सर। जैसा प्रोफेसर आपने कहा कि ये अजीबोगरीब फैसला है। जी शायद भारत के संसदीय इतिहास में जो भी 75 साल का है, मुझे नहीं लगता कि किसी स्पीकर ने इतने बड़े पैमाने पर अपने पद का दुरुपयोग करके संविधान और कानून के साथ इतनी बड़ी बेईमानी कभी की हो। जी शायद ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले स्पीकर का पद का दुरुपयोग हुआ नहीं है, कई राज्यों में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, उत्तर पूर्व राज्यों में हुआ है, महाराष्ट्र में भी इसके पहले हुआ है। स्पीकर और गवर्नर ये दोनों पद हमेशा विवाद में रहे और संवैधानिक पद और जिम्मेदारी होने के बावजूद ये राजनीति के दल जो भी सेंटर में रहता है उसके एजेंट के तौर पर बड़े पैमाने पर अपने देश में जाने माने जाते हैं और इसमें ये महाराष्ट्र के स्पीकर का रोल और उनकी भूमिका कोई अलग नहीं है। जी जहां तक कानून की बात है, ये समझा जाता है कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के स्पीकर पद पे जब आदमी विराजमान होता है तो उसका किसी दल के साथ रिश्ता नहीं होता है। लेकिन हम सबको पता है ये एक तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या ये राज्य की विधानसभा के मेंबर होते हैं। जैसे कि हाल ही में नॉर्वेकर महाराष्ट्र के विधानसभा के मेंबर है, लोकसभा के स्पीकर भी लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो वो राजनीतिक दल से आते ही है और उनके राजनीतिक दल का दायित्व उनके ऊपर होता भी है और वो समय समय पर निभाते भी है, जबकि माना जा रहा है कि उन्होंने निष्पक्ष भूमिका लेनी चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं होता है, ये बार बार देखने को मिला। हाल ही में जो कल महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर, इन्होंने जो महाराष्ट्र के शिवसेना नाम के राजनीतिक दल में जो डिफेक्शन हुआ, उस डिफेक्शन को लेकर एक फैसला दिया। वैसे डिफेक्शन मामला बहुत जल्द समय में तय करना होता है, लेकिन महाराष्ट्र के स्पीकर ने पहले इसको लगभग 1.5 साल तक चलाया।
1.5 साल तक इसका समय लिया। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत फटकार लगाई, तो फिर समय सीमा तय हो गई और उस समय सीमा के मुताबिक कल 10 जनवरी के पहले ये फैसला देना अनिवार्य था और इसीलिए आनन फानन में राजनीतिक फैसले के तौर पर स्पीकर ने अपना फैसला दिया। जब ये एंटी डिफेक्शन मामले में जब फैसले दिए जाते हैं तो स्पीकर भी नहीं रहता है। वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में वो विधानसभा या लोकसभा इन दोनों का वो वन मैन ट्राइब्यूनल होता है। ये ट्राइब्यूनल होता है और ट्राइब्यूनल को क्वासी जुडिशियल पावर होती है, तो उस क्वासी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके फैसले देने होते हैं। ट्राइब्यूनल के नाते निष्पक्ष एक तरह जुडिशरी का ही रोल होता है, वो निभाना पड़ता है। लेकिन कल महाराष्ट्र के स्पीकर ने ये दिखा दिया कि भले उनका रोल लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जुडिशियल हो, क्वासी जुडिशियल हो, वो सब ताक पे रखकर राजनीतिक भूमिका उनकी अहम भूमिका निभाएगी और उसी तरह का उन्होंने फैसला दिया। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्यों लाया गया भारत में, इसका भी एक थोड़ा बहुत नजरिया देखना चाहिए। जब उत्तरी भारत में खास करके आयाराम गयाराम की कल्चर चली थी तो 1985 में भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल में, सूची में 10th शेड्यूल में ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। शुरू में उसमें 1/3 अगर किसी संसदीय दल के पार्टी के लोग अगर डिफेक्ट करते हैं तो उसको परमिशन था, लेकिन बाद में इसमें दुरुस्ती लाकर वो भी निकाल दिया और इसलिए एंटी डिफेक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ ये किसी भी राजनीतिक दल को, ये संसदीय दल को लागू होता है। संसदीय दल मतलब जो लोकसभा में चुन के उनकी पार्टी रहती है या विधानसभा के अंदर उनकी जो चुने हुए एमएलए की पार्टी होती है, उसको संसदीय दल कहा जाता है या विधानसभा का दल कहा जाता है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहती है, लेकिन इसके जो इंचार्ज है वो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया तय करते हैं, अपॉइंट करते हैं और फिर किसी एक आदमी को पावर दी जाती है जिसको व्हिप पावर कहा जाता है। ये व्हिप पावर के माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वो संसदीय दल के पार्टी का चाल चलन तय करते हैं, वोट प्रोसीजर तय करते हैं, किसको वोट देना नहीं देना ये तय करते हैं। ऐसे हालत में महाराष्ट्र में जब शुरू में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 16 एमएलए यहाँ से महाराष्ट्र से गुजरात गए, सूरत गए, गुजरात से फिर गुवाहाटी गए और फिर वहां से आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाई। इसमें गवर्नर का रोल बहुत गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तत्कालीन मतलब उस वक्त एक यूनिफाइड शिवसेना थी, उसके जो चीफ व्हिप थे उनका व्हिप लागू होगा, इस तरह का निर्णय भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फैसले बिल्कुल दिए थे। एक गवर्नर का रोल गलत था, जो यहाँ से गवर्नर जाके उत्तराखंड में बैठे हैं अभी। अब और दूसरा ये चीफ व्हिप का जो प्रमुख रूप से पहला था, यूनिफाइड शिवसेना का अपॉइंटी था, उसका व्हिप लागू होगा। लेकिन कल के फैसले में नार्वेकर जी ने, स्पीकर ने महाराष्ट्र के, ये दोनों फैसले लगभग पलट दिए। हाल गवर्नर का फैसला तो अलग है, लेकिन चीफ व्हिप का फैसला लेकर उन्होंने कहा कि दोनों के चीफ व्हिप का फैसला लागू नहीं होता है। मतलब उद्धव ठाकरे गुट का भी नहीं लागू होता और एकनाथ शिंदे का भी लागू नहीं होता, इसलिए किसी का डिफेक्शन नहीं होता और इसीलिए किसी को अपात्र नहीं घोषित किया जाता। अब मुझे समझ में नहीं आता, इसका मतलब दोनों जो व्हिप है उनको अभी भी पावर नहीं है या उनको व्हिप देने की पावर नहीं है।
ये चीफ व्हिप नहीं है। तो लेजिस्लेटिव पार्टी चीफ व्हिप की हो गई, ये भी हो गया। फिर स्पीकर ने एक फैसला दिया कि शिवसेना और धनुष्य बाण जो सिंबल है उनका, वो एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। जो थोड़ा बहुत गलत फैसला चुनाव आयोग ने दिया है, उसी को इन्होंने इंडोर्स किया। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने चुनौती दी है और फिर आखिरी जाकर जो उन्होंने फैसला दिया कि शिवसेना असली ये एकनाथ शिंदे की है। ये उनके ज्यूरिसडिक्शन का मामला भी नहीं था। स्पीकर का मामला सदन के अंदर का मामला तय होता है, बाहर का नहीं होता है। लेकिन वो भी ज्यूरिसडिक्शन उन्होंने क्रॉस किया। तो कई सारी गलतियों भरा एक फैसला है। पूर्वग्रह दूषित, पक्षपाती, एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान की नीतिमत्ता, कानून इनकी धज्जियां उड़ाते हुए कल का फैसला देकर महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान नीति है, वो पूरे देश में भी है कि रीजनल पार्टी और छोटी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ये टू पार्टी सिस्टम रहनी चाहिए ताकि कांग्रेस को वो इजीली टेक ऑन कर सके। और रीजनलिज्म के आधार पर जो बीजेपी को नॉन एक्सेप्टेंस है, खास करके साउथ के स्टेट में, तो उसको एक तरह से डील करने का नया तरीका ये महाराष्ट्र के स्पीकर ने ये नया तरीका दिखाया। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। इट इज अ मर्डर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। प्रजातंत्र को भी आप कह सकते हैं, संविधान की धज्जियां, उसकी जितनी कड़ी आलोचना करनी उतनी कम है। लेकिन शिवसेना ये उद्धव ठाकरे की इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और कोर्ट में तो फैसला कानूनी रूप से नहीं टिकेगा। लेकिन पता नहीं कोर्ट भी उस समय कौन सा रवैया अपनाता है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट का एक रवैया तो गलत भी हुआ है कि जो पहले जो डिप्टी स्पीकर थे, जब वहाँ यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उस डिप्टी स्पीकर को अपने अधिकार के इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया था, मना किया था। वो गलत था फैसला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरा अभाव सुप्रीम कोर्ट नहीं है और इसलिए उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए आदमी के अपने अधिकार होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से और डिप्टी स्पीकर उस समय के जो थे, उनके हाथ बांधकर ये मामला प्रलंबित किया। उसमें भी काफी समय गया। तो एक तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं ने मिलके एंटी डिफेक्शन लॉ का गला घोट दिया और उसमें महाराष्ट्र के स्पीकर ने आखिरी कील ताबूत में ठोकने का कल काम किया। जी। तो क्या ये ये चैलेंज किया जा सकता है इसके डिसीजन को और क्या हो शिवसेना सकता है मैटर? शिवसेना जी, जरूर चैलेंज करेगी उसको। जी, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे, इन्होंने 2 दिन पहले ही एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, क्योंकि 2 दिन पहले ये फैसले के पूर्व ये महाराष्ट्र के स्पीकर चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस पे गए थे उनको मिलने के लिए। तो हुँ, नॉर्मली ऐसे क्राइसिस पीरियड में नॉर्मली स्पीकर नहीं जाना चाहिए जी, और नॉर्मली स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर आते हैं। स्पीकर बड़ा पद है, संवैधानिक पद है। चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं तो पॉलिटिकल पोस्ट है। जी, लेकिन अपनी पद की गरिमा को ध्यान में न रखते हुए वो चीफ मिनिस्टर को भी मिले थे। इसकी भी बात को सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान ने उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने लाई है और उन्होंने घोषित किया है कि हम इसको जल्द ही चुनौती करेंगे। लेकिन फिर फैसला लेने में कितना समय जाता है, क्योंकि 2 महीने का समय है। मार्च में लगभग कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा के लिए लग जाएगा। तो उसके पहले अगर फैसला नहीं आया, तो ये लगभग मरे हुए लोगों के ऊपर इलाज करने वाली बात होगी। तो इस तरह की बात होगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कितना प्रॉम्प्टली काम करता है, लेकिन चुनौती ज़रूर मिलेगी। सर एक तरह से स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो न्यायाधीश का होता है एक तरह से विधानसभा के अंदर और जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है हम लोग देख रहे हैं आपसे लगातार इस पे चर्चा भी हमने की। व्हाट इज़ पीपल्स रिएक्शन? एक तो लोगों के अंदर जब आप लोगों की रिएक्शन जानने के लिए एक तो
मोदी मीडिया तो रिएक्शन नहीं देता है। जी। जो भी रिएक्शन आती है वो सोशल मीडिया के ऊपर आती है जी। और वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो हुँ। बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने भी सोशल मीडिया पे लिखा जी। कि एक तरफ 22 को प्रभु रामचंद्र के पुनर्निर्माण का जश्न मना रही बीजेपी, हुँ। संसदीय लोकतंत्र को राम-राम कर रही है। राम-राम हुँ। मतलब बाय-बाय कर रही है। बाय-बाय, हुँ। इसको हाँ, बाय-बाय कर रही है। महाराष्ट्र में राम-राम करना मतलब नीरव होना होता है। जी। ये बाय-बाय करना। तो इस तरह की वो सिस्टम लगा रहे हैं और हुँ। इसलिए ये जो फैसले से है काफ़ी लोगों में रोष है। एक तरह से उसकी सहानुभूति भी ठाकरे परिवार को मिलेगी, लेकिन दूसरा उसका एक नेगेटिव असर प्रोफ़ेसर ये है हुँ। कि जो अब बचे-कुचे 15-16 विधायक जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं, जी, वो 16। भी दबाव के कारण बहुत जल्दी क्रॉस करके हुँ। बीजेपी के साथ जो शिवसेना का गुट है या 1-2 जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बचे हैं, वो हुँ। भी डिफेक्ट कर सकते हैं, आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए या दबाव की राजनीति को देखते हुए या अपने कुछ गलत मामले हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए जैसे हुँ। एनसीपी के अजित पवार एंड कंपनी बीजेपी के साथ चली गई है क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आरोप किया 70,000 की करोड़ का घोटाला है एनसीपी का और उसमें प्रमुख नाम था अजित पवार का, तो अजित पवार अपने लगभग 35-40 विधायक लेके उस पार्टी में चले गए। तो बचे हुए शिवसेना के भी लोग भी जो जनप्रतिनिधि है नीचे लेवल तक काउंसलर, कारपोरेटर, ग्राम पंचायत सदस्य तक भी, इसमें बड़ा भारी पोलराइज़ेशन आ सकता है। तो इसमें हुँ। एकमात्र लक्ष्य ये होगा कि किसी भी कीमत पर बीजेपी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से वो अपना स्कोर बना के रखना चाहती है। किसी भी कीमत पर 40 के नीचे उसको विक्ट्री नहीं चाहिए, ज़्यादा ही विक्ट्री चाहिए और उसके साम-दाम भेद दंड नीति, ये जो मनुवादी शक्तियाँ के हथकंडे हैं, उसका इस्तेमाल करके आने वाले लोकसभा में अभी शिवसेना को तोड़ा है, हो सकता है एनसीपी के बारे में भी यही फैसला भविष्य में आ जाएगा, वो भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो एक हुँ। तरह से महाराष्ट्र में रीजनल पार्टियों की कमर तोड़ने वाली ये घटना है और उसका बहुत लंबे समय तक एक दूरगामी परिणाम होगा। चलिए, शुक्रिया सर और दोस्तों माने साहब हैं, पूरी बारीकी को समझा रहे थे और राजनीति में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक शब्द का डॉक्टर अम्बेडकर इस्तेमाल करते थे, उन्होंने लिखा भी है इसके ऊपर। लेकिन आजकल जो शासन व्यवस्था है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गायब है। जो जिस पद पे संवैधानिक पद पे भी अगर बैठे हैं, तो उसकी मर्यादा का ख़्याल नहीं रखते हैं। चुनाव लोकसभा का आने वाला है, देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र पर हमारी नज़र बनी रहेगी या माने साहब से फिर हम लोग चर्चा इस पे जारी रखेंगे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, शुक्रिया।